हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 93 से लेके और 98 के प्रोविजंस आज हमें पढ़ने हैं। 93 और 94 टेक्निकल के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी हैं और 95, 96 और 96 ये सेक्शन थोड़े इजी हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों सेक्शन के साथ इसको इंक्लूड कर लिया। क्योंकि अगर दो दो सेक्शन की मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका सिलेबस कवर होने में। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको समझ में भी आ जाए और हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, इस तरह से वीडियो बनाई जाए। तो सेक्शन 93 क्या कहता है, पहले वो पढ़ लेते हैं बिना आपका वक्त गवाए। कहता है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। तो टैकिंग समझते हैं क्या होता है। टैकिंग वाली होता है दो चीजों को जोड़ देना, यूनाइट कर देना, यूनिट बना देना। कैसे बनाना? कील ठोक के सच में हिंदी में यही बोलते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ देना है। और कैसे जोड़ देना है वो बताया मैंने आपको। कील ठोक के मीन्स किसी को किसी का रिपेयर करना है, सिल देना ना, इस तरह से। तो प्रोहिबिशन है वो, उस चीज को मना किया गया। अब कौन सा कील ठोकना मना है? क्या नहीं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कील ठोकना मना नहीं है। अभी तक हम जो भी प्रोविजन पढ़ते आए मॉर्गेज के, उसमें हमने ये भी सीख लिया है कि एक व्यक्ति अगर एक मॉर्गेज करता है अपनी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी को एक बार मॉर्गेज करने के बाद वो दोबारा भी कर देता है और वो कर सकता है ऐसा। तो हमने लास्ट में सब्रोगेशन भी पढ़ा, उससे पहले के भी प्रोविजन पढ़े कि एक व्यक्ति है वो अपनी एक प्रॉपर्टी एक्स पहले बी को मॉर्गेज करता है से 5,000 रुपए में, फिर यही प्रॉपर्टी वो सी को मॉर्गेज करता है 3,000 रुपए में, और यही प्रॉपर्टी वो डी को मॉर्गेज करता है 2,000 रुपए में। तो ये उसने किया, ये मॉर्गेज है, ये पहला मॉर्गेज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब ये वो कर सकता है। तो ये जो रूल है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग, इसको समझने से पहले मेरा एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ये समझ आ जाएगा। तो ये वाले एग्जाम्पल भी चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी एक्स प्रॉपर्टी को पहले बी को जमा करके आता है, मॉर्गेज करके आता है, 5,000 रुपए ले आता है, फिर वही प्रॉपर्टी सी के पास रखवाता है और 3,000 रुपए ले आता है, फिर वही डी के पास रखवाता है और 2,000 रुपए ले आता है। अब ये जो हुआ बी, इसका अधिकार इन सबसे पहले होगा, क्योंकि हम ये भी पढ़ते आए कि जो प्रायर मॉर्गेजी होता है उसका अधिकार पहले होता है और सब्सिक्वेंट का बाद में होता है। सब्सिक्वेंट के पास मार्शलिंग का अधिकार तो होता है, लेकिन वो पहले वाले का हक जो है नहीं मार सकता, ठीक है। मार्शलिंग कब होता है? अगर उसके पास दो या ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी होती तो कहता है जो मेरे पास रखी उसे छोड़ दो, बाकी ले लो। ऐसे ही होता है ना, हम पहले से पढ़ के आए। और सब्रोगेशन में भी ऐसे ही था। सब्रोगेशन में एक प्रॉपर्टी थी। तो अब हमें पता है कि जो ये प्रायर मॉर्गेजी है ये सब्सिक्वेंट है, लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट और है कि ये क्या है, सी जो है बी और डी के बीच में है। तो ये क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया, मध्यवर्ती हो गया। तो यहाँ पर तीन मॉर्गेजी हुए, प्रायर, इंटरमीडिएट और सब्सिक्वेंट। हालांकि ये जो सी और डी है ये इसके सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी भी बनते हैं, फ्यूडी मॉर्गेजी जैसे हमने पढ़े थे, और ये जो डी है इसके ये दोनों प्रायर मॉर्गेजी भी पढ़ते हैं। और अगर आप अपने इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारे हिसाब से ये प्रायर हुआ, ऑल्दो ये भी प्रायर है, पर ये इन दोनों के बीच में है, तो इसको इंटरमीडिएट मॉर्गेजी बोलेंगे। तो ये समझ में आई इतनी बात। अब आगे देखो, अब हमें पता है सब्रोगेशन के इस रूल को इस्तेमाल करते हुए डी क्या करता है, ये जो बी है इसके 5,000 रुपए से दे करके इसकी जगह पर आके खड़ा हो जाता है। यानी बी तो पिक्चर से गया, बी का काम खत्म हो गया, उसको उसके 5,000 रुपए मिल गए। अब बी की जगह कौन आ गया? डी आ गया। अब देखो, अब डी आ गया है तो इसका मतलब सी से पहला अधिकार किसका बनेगा? डी का। हमने कहा जब भी एक मॉर्गेजी, जब एक मॉर्गेजी को अपनी प्रॉपर्टी का जो उसका हक था वो लेना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अगर उसका पहले वाला कोई है तो उसका चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाला होता है उसका हक पहले बनता है। तो जो बी था उसका हक पहले बनता था इन दोनों के बाद। अब डी ने क्या किया, बी के पैसे चुका के डी की जगह पर आके वो बैठ गया। अब यहाँ पर देखिए जो बात है वो ये है कि अब ये जो डी है इसका हक बन जाएगा एक्स के खिलाफ 5,000 रुपए के लिए, और सी से पहले, ठीक है, सी से पहले बनेगा। और क्योंकि अभी इसने पैसे चुकाए थे बी के। अब यहाँ पर देखो, अगर सी को पैसे चुकाने होंगे या सी को अपने पैसे देने होंगे, प्रॉपर्टी पे हक जमाना होगा, तो कैसे जमाएगा? वो ऐसे जमाएगा जब वो 5,000 रुपए जो डी ने बी के दिए थे उसको पहले डी को वो वापस करने पड़ेंगे। एक बात इसमें ये निकल के आती है। और हमें अच्छे से पता है जो मॉर्गेजी होते हैं उनका अधिकार रहता है फोरक्लोजर या सेल का।
और ए का अधिकार है रिडेम्पशन का। तो जब बी यहाँ था तो ए का अधिकार ये था कि वो रिडीम कराएगा अपनी प्रॉपर्टी 5,000 रुपए चुका के बी के। लेकिन अब डी आ गया तो रिडेम्पशन का अधिकार किससे लेगा, वो ए से। फोरक्लोजर का अधिकार सी से पहले किसका रहा, डी का। अब यहाँ पर देखो सेक्शन 93 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ टैगिंग, टैगिंग जो है वो नहीं होगी, यूनाइट नहीं कर सकते आप, एक दो चीजों को ज्वाइंट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि जो बी है उसकी दो कैपेसिटी हो गई है, उसकी दो कैपेसिटी हो गई, उसके दो स्टेटस हो गए। कैसे, एक तो वो स्टेटस जो उसने बी की जगह ली है और एक उसका स्टेटस वो उसका खुद का, यानी 2,000 रुपए लिए थे ना ए ने से, एक तो वो स्टेटस है उसका और एक उसका स्टेटस है जो उसने बी के 5,000 रुपए चुकाए। तो सेक्शन 93 बहुत सिंपल सी बात कहता है किसी भी कंडीशन में जो मॉर्गेजी होता है वो दो स्टेटस को यूनाइट नहीं कर सकता, दो स्टेटस को जोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब कि वो 5,000 रुपए के लिए सी से पहले क्लेम करेगा लेकिन 2,000 रुपए के लिए सी से पहले क्लेम नहीं करेगा। उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ज्वाइंट जो उसकी मनी है मॉर्गेज मनी 7,000 रुपए नहीं गिनी जाएगी, बल्कि बी के उसने पहले ली थी तो वो 5,000 रुपए गिनी जाएगी, बाद में ये 2,000 रुपए ही गिनी जाएगी। ऐसा कहता है सेक्शन 93। और उसका एक्सेप्शन भी है जो हमारा सेक्शन 79 में पढ़ के आया था कि जब मैक्सिमम लिमिट जो है फिक्स होती है और उतना हम जो है लोन ले सकते हैं टाइम टू टाइम, ये हम पढ़ के आए थे। यहाँ डिटेल में नहीं मैं आपको समझाऊंगी। वही बात है, अगर मैं यहाँ हर सेक्शन को पहले पढ़ाए हुए फिर से रिपीट करूंगी तो बहुत टाइम जाता है। आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि सेक्शन 79 कहता क्या है। तो सेक्शन 93 कहता है कि ये रूल है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मॉर्गेजी दो स्टेटस को अपने ज्वाइन नहीं करेगा और नहीं करेगा, पहली बात। और इसका एक्सेप्शन भी कह दिया कि 79 में परमिटेड है। 79 के प्रोविजन वहां जो कहते हैं वो यहाँ पर इसके जो ये प्रोविजन कहता है वो एप्लीकेबल होगा या फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। 79 इस सेक्शन का एक्सेप्शन है। तो आपको समझ में आई ये बात कि जो व्यक्ति है अगर इसने इसका बी का प्लेस लिया था तो ये बी के प्लेस की तरह ही काम करेगा, अपनी ओरिजिनल प्लेस की तरह वो काम नहीं करेगा, दोनों को नहीं यूनाइट करेगा। यानी जो सी का हक है वो डी की जो उसकी खुद की कैपेसिटी थी 2,000 रुपए उससे पहले बनता है और वो जो डी का 5,000 रुपए हक है उसके बाद बनता है। मीन्स ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों स्टेटस उसके अलग अलग हैं, दोनों उसकी पोजीशन अलग अलग है, दोनों को ज्वाइंट नहीं किया जा सकता, ये सेक्शन 93 कहता है। आई होप ये क्लियर होगा। 94 पे चलिए, कहता है राइट्स ऑफ मीन मॉर्गेजी। अब देखो जब भी हमारे पास कोई ऐसा शब्द समझ में आता है हमें जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या इसका अर्थ होगा, तो आप हिंदी के बेरट से वो शब्द का मीनिंग देख लीजिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब हम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वहां पर हर तरीके का, हर तबके का इंसान आता है। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं। तो हर एक को वो शब्द जो हमें आते हो इंग्लिश के सामने वाले को आते हो जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाले को वो हिंदी के शब्द आते हैं जो हमें नहीं आते हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाने के लिए हमें दोनों की ही जो है नॉलेज होनी जरूरी है। और होनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर हमें कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही तो वो हिंदी के वेट से बहुत इजी समझ आ जाती है। जैसे राइट्स ऑफ मीन मॉर्गेजी की बात करूं तो मीन का मतलब होता है, हिंदी के वेट में दिया हुआ है मध्यवर्ती। और शायद मध्यवर्ती इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग ही हमें समझ में ना आए। मीन का तो शायद हमें एक बार को समझ ना आए, पर मध्यवर्ती का तो समझ आ ही रहा है, मीन्स इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट मॉर्गेजी के क्या अधिकार है उसके बारे में सेक्शन 94 बात करता है। ये एग्जाम्पल जो पहले लिया था 93 में, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बी सी डी तीन मॉर्गेजी हैं, बी प्रायर, डी सब्सिक्वेंट, सी इंटरमीडिएट यानी मीड मॉर्गेजी। तो इसके अधिकारों की बात करता है सेक्शन 94। अब ये सेक्शन 94 कहता है जो मीन मॉर्गेजी है उसके जो अधिकार होंगे वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के लिए, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के अगेंस्ट वही होंगे जो उसके मॉर्गेजर के अगेंस्ट हैं। इसके कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि उसका जो अधिकार होगा वो इन सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से पहले होगा। और यहाँ पर एक रूल भी है जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ कहते हैं, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। अब देखो अगर मैं इसको आपको सिंपल सी ये बताने लगूँ ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा
और आप कहेंगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाती हूँ। रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, क्या ये है सी, ठीक है। तो जो सी है ये अपनी से ऊपर वाले की पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसको रिडीम करेगा। अब रिडेम्पशन कैसे होता है, जैसे अगर हम ए की ही बात करें, ए को अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कराना होगा तो कैसे कराएगा, उसे इन सब मॉर्गेजी के पैसे चुकाने होंगे, लेकिन सबसे पहले उसे बी के चुकाने होंगे, फिर सी के चुकाने होंगे, फिर डी के चुकाने होंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसा तो मतलब ऐसा होना ही चाहिए, पहले बी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन हमें पहले बताया कि रिडेम्पशन में ऐसा जरूर नहीं कि वो पहले मतलब सीक्वेंस से चलेगा, वो दो तीनों में से किसी के भी चुका सकता है। बट बेसिकली क्या है, रिडेम्पशन वो तभी करेगा जब वो पैसे मॉर्गेजी को चुका देगा, तभी उसकी जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उसको उस प्रॉपर्टी में वापस मिलेगा। तो रिडीम अप का मतलब ये है कि अगर ये किसके अधिकार है, मीन मॉर्गेजी के, इंटरमीडिएट के, तो यहाँ देखिए सी है और ये बी है और ये डी है, ये समझिए। तो जो सी है उसका हक बनता है कि वो अपने से नीचे वाले का फोरक्लोजर का अधिकार रखता है और उसकी लायबिलिटी बनती है ऊपर वाले पे रिडीम की। अब दो इसमें बात हुई है मीन मॉर्गेजी की, ऊपर वाले यानी कि प्रायर मॉर्गेजी के लिए तो उसके क्या बनते हैं, उसकी कुछ लायबिलिटी बनती है, और जो नीचे वाला है उसके लिए उसकी कुछ राइट्स बनते हैं। कैसे लायबिलिटी और कैसे राइट्स, यानी कि अगर वो चाहता है कि मुझे बी की पोजीशन पे पहुंचना है तो रिडीम करवाएगा, वो क्या कराएगा, रिडीम कराएगा। कैसे रिडीम कराएगा, बी की जो पैसे हैं 5,000 रुपए वो देगा और वो बी की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और अगर जैसे डी की पोजीशन पे तो वो नहीं जाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो डी के अगेंस्ट उसका ये अधिकार बनता है कि अगर डी को सी की जगह आना है तो क्या करना पड़ेगा, सी के पैसे चुकाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फोरक्लोजर डाउन का क्या मतलब हुआ, फोरक्लोजर डाउन का मतलब ये हुआ कि सी का जो अधिकार है प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने का वो डी से पहले है। बहुत ही सिंपल सी बात, सी का अधिकार बी को जो प्रॉपर्टी को रिडीम कराने का है वो बी के बाद में है, और जो फोरक्लोज कराने का है वो डी से पहले है। देखो ना, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, तो रिडीम अप यानी सी से पहले बी आता है, तो अगर प्रॉपर्टी को उसे रिडीम कराना है तो वो बी के बाद आएगा उसका अधिकार, और अगर उसे फोरक्लोज करना है प्रॉपर्टी का तो वो डी से पहले उसका अधिकार बनता है। तो ये आता है राइट्स ऑफ मीन मॉर्गेजी का। इसका मतलब और सेम जो है उसके मॉर्गेजर के अगेंस्ट है कि वो रिडीम भी करा सकता है, ऑब्वियस सी बात है सी जब तक इस तक पहुंचेगी, और फोरक्लोजर भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। फोरक्लोजर कब करेगा, जब उसके पैसे नहीं चुकाए जाएंगे। सेल कर सकता है, फोरक्लोजर कर सकता है, बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन डी के पास हक बाद में है, पहले सी के पास है। तो ये कहता है सेक्शन 94, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। फिर 95 पे चलो, बहुत इजी है, राइट ऑफ रिडीमिंग को-मॉर्गेजर टू एक्सपेंसेस। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने 92 पढ़ा था कि जो को-मॉर्गेजी होते हैं, मैं वही वाला एग्जांपल आपको याद दिलाती हूँ कि मैंने आपको बताया था ए बी सी 3 को ओनर्स हैं और एक इनकी प्रॉपर्टी है एक्स, ये है डी, ये तीनों जाकर के ये इसके पास मॉर्गेज करा के आते हैं, ठीक है, अपनी एक्स प्रॉपर्टी, अलग अलग भी कराते हैं। बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था, 12,000 रुपए लेके आए हैं, तीनों का बराबर हक है प्रॉपर्टी में, तो ये ए जो है 12 के 12,000 चुका देता है, तो ये क्या करेगा, बाकियों से भी, क्योंकि सबके 4-4 हजार बैठते हैं, बाकी सब से 4-4 हजार रुपए लेने का हक रखता है, और अगर नहीं लेते तो ये प्रॉपर्टी पे हक रखता है। राइट ऑफ रिडीमिंग को-मॉर्गेजर टू एक्सपेंसेस, जो मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं प्रॉपर्टी को रिडीम कराने में, उसमें अधिकार फिर मैं प्रॉपर्टी में रखता हूं अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए। ये सेक्शन 95 कहता है और ये हम पढ़ के ऑलरेडी आए हैं 92 में। फिर 96 कहता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये भी आपको याद होगा, हमने सेक्शन 58 पढ़ा था, और सेक्शन 58 में मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि मॉर्गेज कितने तरीके की होती है, कैसे याद करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट बताया था, तो एफडी यानी क्लोज एफ में डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में है कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के थ्रू मॉर्गेज होती है। तो सेक्शन 96 कहता है कि जो रूल होते हैं, राइट्स लायबिलिटीज चलती हैं, जो भी इसके बारे में डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में, वो सब वो चलते हैं जो कि सिंपल मॉर्गेज में चलते हैं। इसमें चलते हैं
जो सिंपल मॉर्गेज में रूल्स चलते हैं वही सेक्शन 96 कह रहा है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स वाली मॉर्गेज में भी चलते हैं। सेक्शन 98 सुनिए, देखिए 97 इसलिए नहीं क्योंकि वो रिपील हो चुका है। 98 कहता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज टू एनोमरस मॉर्गेज। अगर आपको एनोमरस मॉर्गेज याद हो तो ये भी मैंने आपको ट्रिक से समझाया था। ये 58 की क्लोज जी में है, क्योंकि जा भाई जाओ, हाथ जोड़ दिए, लास्ट है अभी, इसके बाद हम मॉर्गेज नहीं पढ़ने वाले। तो 58 में राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज टू एनोमलस मॉर्गेज की बात है। हमें पता है एनोमलस क्या होता है, जब एक से ज्यादा की मॉर्गेज के कॉम्बिनेशन में कोई मॉर्गेज बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो लायबिलिटी की राइट्स एंड लायबिलिटीज होगी पार्टीज की, वो कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी जो उनकी मॉर्गेज डीड होती है। पार्टीज ने जो मॉर्गेज डीड बनाई है उस डीड में जो उन्होंने आपस में डिसाइड करे राइट्स एंड लायबिलिटीज वही हो जाएंगी उनकी। 98 ये कहता है राइट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दो के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो जब दो कॉम्बिनेशन कर रहे हो अलग अलग मॉर्गेज के, तो जो मॉर्गेज आप ले रहे हो कॉम्बिनेशन में उसके अकॉर्डिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज आप मॉर्गेज में क्या करोगे, डिसाइड कर लोगे। और अगर कोई लोकल यूसेजेस है तो लोकल यूसेजेस के अकॉर्डिंग एनोमलस मॉर्गेज के राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड हो जाएंगे। तो 93 से 98 के प्रोविजन के साथ मॉर्गेज के जो भी प्रोविजन थे हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में आज फिनिश हो जाते हैं, फिर अब चार्ज शुरू होगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ क्लास में। और मुझे लगता है ये आपको 94 एकदम से समझ में आ गया, और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेन मॉर्गेजी के पास ये है कि वो रिडीम कराएगा अपने ऊपर वाली प्रॉपर्टी को, और फोरक्लोज करने का अधिकार रखता है वो अपने से बाद वाले से पहले। जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज है उससे पहले उसका अधिकार है फोरक्लोज कराने का, और अगर ऊपर पहुंचना है तो पहले वाली को रिडीम कराएगा। तो रिडीम ऑफ फोरक्लोजर डाउन ये कहता है सेक्शन 94। और ये हमारे सेक्शंस आज के कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग।